दोस्तों, रसिया और यूक्रेन की वॉर के बारे में आप लोग जानते हैं कितने लंबे समय से यहाँ पर चली आ रही है और अब तक उसका एंड नहीं हुआ है। इसी दौरान एक नया ऐसा हादसा भी देखने को मिला जो कि दुनिया भर के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट प्रभाव डालने वाला है, जो कि आने वाले टाइम पर ये सालों तक आप लोगों को यहाँ पर न्यूज़ में देखने को मिलेगा, क्योंकि इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया गया है हमास के द्वारा। सर, ये हमास क्या है? हमने आज तक सुना नहीं कि हमास भी कोई कंट्री का नाम है क्या? हमास कंट्री का नाम नहीं है। हमास पर्टिकुलर एक ग्रुप है बेसिकली जो पैलेस्तीन के अंदर में रहता है। उसके बारे में मैं भी बात करूंगा। 200 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई है, 5000 से भी ज़्यादा रॉकेट दागे गए हैं एक साथ में इजराइल के ऊपर हमास के द्वारा। और ये जो रॉकेट है इनकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि उनका जो आयरन डोम था, जिसके बारे में हम लोगों ने कई बार पढ़ा भी था कि ये हवा ही हवा में डिस्ट्रॉय कर देगा कोई भी रॉकेट अगर इनके ऊपर आएगा, वो आयरन डोम जो है वो भी धरा का धरा रह गया। क्योंकि आखिर कहां तक काम करे आयरन डोम भी, जब इतने लार्ज स्केल पर इस लेवल के ये यहाँ पर कहीं ना कहीं अटैक यहाँ पर किया जाए। और बहुत सारी जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, उनको बंदी बना लिया गया है। कई सारे लोगों के साथ में इतने गलत गलत बेसिकली वीडियो सामने आ रहे हैं। ट्विटर पर आप लोगों ने अगर ट्रेंडिंग देखी होगी तो वहां पर ऐसी ऐसी वीडियोज हैं जो कि लोगों को हैरान कर देने वाला है। ये सारी चीजें देखने के बाद में क्या इजराइल शांत रहने वाला है? आखिर इजराइल शांत क्यों रहेगा? ऐसी हरकतें देखकर इजराइल ऑलरेडी कह चुका है कि वी आर एट वॉर, यानी कि उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि हम वॉर जोन में आ चुके हैं। रीजन क्या है? रीजन यहां पर यह कि इतने सारे लोगों के एक तरीके से जान चली जाना और 5000 से भी ज्यादा रॉकेट दाग देना किसी देश के ऊपर में, तो वो ये बोले कि अभी भी हम शांति करना चाहते हैं, तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है। आखिर ऐसी सिचुएशन बनी क्यों? तो ये कोई आज की कहानी नहीं है। अगर हिस्ट्री उठाकर आप लोग देखोगे 1940s में जाकर आप लोग यहाँ पर, तो ये पैलेस्तीन नाम का एक देश हुआ करता था जो कि मुस्लिम डोमिनेटेड टेरिटरी हुआ करता था। यहाँ पर काफी कम मात्रा में आप लोगों को ज्यूज देखने को मिला करता थे, ज्यूज कम्युनिटी, ठीक है। पर लेकिन फिर जैसे ही यहाँ पर आगे चीजें बढ़ी तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इजराइल जो है उसका एरिया बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आया और पैलेस्तीन जो है वो यहाँ पर ना के बराबर आप लोगों को चीजें देखने को मिली। यानी कि एक तरीके से पैलेस्तीन जो है वहां से छोड़कर इधर उधर लोग भागे यहाँ पर, क्योंकि पूरा कंट्रोल जो है वो यहाँ पर किसका हो गया? वो इजराइल का होना स्टार्ट हो गया। फिर आगे चलकर कुछ और ड्यूरेशन में यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया। ये 2005 की है और आज की डेट में तो कंडीशन ऐसी है कि इक्का दुक्का कहीं पर जरा मरा सा कुछ जगह बची हुई है, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर जो एरिया है यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट है आज के इस डिस्कशन में। इसका नाम है गाजा स्ट्रिप। ये गाजा स्ट्रिप आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये वही गाजा स्ट्रिप है जहां पर हमास जो है वो एक ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन जो रूल करता है, और इसी हमास ने यहाँ पर इजराइल के ऊपर जो है वो दबाकर इतना अटैक यहाँ पर किया है। यानी कि उनका ये मानना है कि हम लोग अपना बदला ले रहे हैं। बदला लेने का नाम इनको द्वारा क्या दिया गया? एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया जिसका नाम इनके द्वारा रखा गया, इसका नाम भी देखो एक मस्जिद के नाम पर है, ठीक है। तो इसका नाम इनके द्वारा रखा गया अल-अस्क, ठीक है। तो ये अल-अस्क स्ट्रोम इसका नाम यहाँ पर दिया गया। रीजन क्या है? ये एक मस्जिद है जिसके अंदर में काफी लंबे समय से जो इजराइल फोर्स है वो वहां पर काफी सारे लोगों को मार रही थी यहाँ पर, इनके पैलेस्तीन के हिसाब से माने। और इजरायली फोर्स ये इजरायली फोर्स यहाँ पर ऐसी हरकतें क्यों कर रहे थे? वो ये बोलते हैं कि हमारे ऊपर अटैक करते थे और मॉस्क में जाकर छिप जाते थे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ये स्टेप उठाया। यानी कि वो अपना बेसिकली बोल सकते हैं आप लोग अपना पक्ष रख रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं। पर लेकिन अगर हिस्ट्री उठाकर देखोगे यहाँ पर तो ऐसा नहीं है कि पैलेस्तीन के ऊपर अत्याचार नहीं हुए। पर लेकिन अगर अभी फिलहाल के टाइम पर अगर जो देखोगे आप लोग सिचुएशन वो जो बनी है उसमें इजराइल और पैलेस्तीन का तो एंगल है ही है, एक नया एंगल भी आप लोगों को यहाँ पर अभी देखने को मिलेगा। आप लोगों को याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से थोड़ा सा डिस्कस भी किया था कि यूएसए जो है वो क्या कर रहा है, वो सऊदी अरेबिया के साथ में एक पैक्ट साइन कर रहा है। और सऊदी अरेबिया के साथ में ये पैक्ट कैसा है कि भले ही कल को चलकर पैलेस्तीन के साथ में कुछ भी हो जाए, इजराइल कुछ भी कर ले, सऊदी अरेबिया जो है उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। और ईरान जो है वो बेसिकली अगर सऊदी अरेबिया पर अटैक करता है तो यूएसए जो है वो यहाँ पर इसको ऐसे देखेगा जैसे कि यूएसए के ऊपर अटैक कर गया। यानी कि ये बिल्कुल वही वाली बात है जो मैं आप लोगों को हमेशा डायलॉग बताता हूं कि अगर मुझे किसी ने हाथ लगाया तो ये समझ लेना कि बाहुबली की तलवार को हाथ लगा लिया। तो ऐसा एक डील साइन करने की यहाँ पर बात की गई सऊदी अरेबिया के द्वारा, किसके साथ में? यूएसए के साथ में, कि कल को अगर कुछ भी हुआ तो हर तरीके की सिक्योरिटी तुम हमको प्रोवाइड कराओगे। तो यहाँ पर अगर कल को ईरान कुछ भी करता है, ठीक है, तो ये एक ऐसा टाइम था जहां पर इसको बेसिकली डील को रोकना तो ये काफी इंपॉर्टेंट था। तो इसके चलते यहां पर इन्होंने क्या किया, ये पूरी कहानी जो है वो रच डाली इजराइल और बेसिकली पैलेस्तीन के अंदर में। और पूरा सपोर्ट यहां पर माना जा रहा है कि रसिया और ईरान के द्वारा पूरा सपोर्ट यहां पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे सबसे ज्यादा खतरनाक चीज ये होगी, अब इजराइल ने खुद बोला है हमने वॉर डिक्लेयर यहां पर कर दी है।
तो इस तरीके से अब सऊदी अरेबिया के ऊपर प्रेशर आएगा, क्योंकि ये मुस्लिम कम्युनिटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इस डील के ऊपर अब क्वेश्चन मार्क भी लगता हुआ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम पर, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर यूक्रेन वाली कंडीशन आप लोग समझ रहे हैं रशिया के साथ में क्या हो रही है। अब हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट है, आप लोगों को याद होगा कुछ दिनों पहले जब हमारे देश के अंदर में G20 की मीटिंग हुई थी, तो मैंने आप लोगों को कई बार यहाँ पर पढ़ाया था किसके बारे में, एक पर्टिकुलर रास्ते के बारे में जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था, PGII यानी कि पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर में एक पर्टिकुलर एरिया था जिसका नाम था IME, मतलब एक तरीके से इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप, ये क्या था, इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक कॉरिडोर था वो हमारे देश से निकलकर आप लोगों को मैंने डिस्कस किया था कि यहाँ पर सऊदी अरेबिया से होता हुआ, यहाँ पर ये इजराइल से होता हुआ, फिर यहाँ पर ये यूरोप में जा रहा था। अब ये क्या था, ये चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका ऑल्टरनेटिव देखा जा रहा था। पर लेकिन इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि इजराइल और सऊदी अरेबिया के रिलेशन नॉर्मल रहना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर उनके रिलेशन नॉर्मल नहीं होंगे तो ये चीजें आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी। अगर ये फेल हो जाता है तो सबसे ज्यादा खुशी यहां पर चाइना को होगी, क्योंकि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का इसको ऑल्टरनेटिव बोला जा रहा था। तो चाइना जो है वो ठाके लगाकर हंसेगा, क्योंकि यूएसए का प्लान जो है वो यहां पर फेल होता हुआ यहां पर नजर आएगा अगर ये सारी सिचुएशन यहां पर क्रिएट हो जाती है। तो ये ऐसा नहीं कि रेंडमाइज यहां पर हो गया, हमास ने इसके ऊपर अटैक कर दिया और ये एक मोस्क का नाम लेकर, अलस्क इसका नाम लेकर बोल रहे हैं कि यहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं इसलिए हम लोगों ने अटैक किया। इस पे तो सालों से अत्याचार हो रहे थे यहाँ पर इस मोस्क के अंदर में, तो तब से तो आप लोगों ने अटैक नहीं किया। अब कहां से अटैक कर दिया, अब इसलिए अटैक कर दिया क्योंकि अब समीकरण कुछ और हो गई। तो हमेशा प्रॉफिट एंड गेन के ऊपर बात चलती है, लोगों के ऊपर क्या अत्याचार हो रहे हैं उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हो। अभी मुद्दा क्या रहेगा यहाँ पर, अगर ये सिचुएशन और ज्यादा गहराती है, जैसे कि दिख रही है कि गहराती हुई यहाँ पर नजर आएगी। अब यहाँ पर हमास जो है ये रहा सहा जो बचा हुआ है, ये अब पैलेस्तीन जो है वो भी यहाँ पर खत्म होने वाला है। ये समझो कि अब पूरा इजराइल यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा। इसकी थोड़ी हिस्ट्री में आप लोगों को बताओ हमास के बारे में, तो आप लोग और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। हमास जो है वो एक पैलेस्तीन, अगर बात करें जो पैलेस्तीन का इस्लामिस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक मिलिटेंट ग्रुप भी है यहाँ पर, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं, जो कि यहाँ पर ये वॉर है इजराइल के साथ में 1987 से इजराइल के साथ में लड़ रहा है। और ये यहाँ पर इतने खतरनाक लेवल पर काम करते हैं कि सुसाइड बॉम्बर, मतलब एक तरीके से अपने शरीर पर बॉम्ब बनाकर कूद जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें करते हैं। और ये चाहते हैं कि इजराइल को रिप्लेस कर दिया जाए पैलेस्तीन से, यानी कि यहाँ पर पहले पैलेस्तीन था तो ये फिर से चाह रहे हैं कि फिर से यहाँ पर पैलेस्तीन ही बन जाए, इनका ये पूरा मुद्दा है। इसी के चलते यहाँ पर ये पूरी कहानी आप लोगों को इनके द्वारा देखने को मिलेगी। और इसी के चलते जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, नीड फॉर एन एग्रीमेंट। यहाँ पर एक एग्रीमेंट के बारे में बात करते हैं, जिससे कि यहाँ पर चाहते हैं बेसिकली, देखो मुद्दा क्या है यहाँ पर, अगर बात की जाए आज की डेट में ये एरिया अगर आप लोग ध्यान से देखो पूरा पावर किसका है यहाँ पर, पूरा पावर आप लोगों को देखने को मिलेगा इजराइल का है। ये गाजा स्ट्रिप इतना छोटा सा है और इसको भी चारों तरफ से इजराइल की फोर्स हैं वो घेरे रखती है, ताकि यहाँ पर कुछ भी वेपन वगैरह वो सारी चीजें ना जाए, पर फिर भी यहाँ पर हर चीज का सोल्यूशन रहता है। तो गाजा स्ट्रिप जो है वो अंडर टाइटन इजरायली ब्लॉकेड है 2007 से यहाँ पर, जिसके चलते यहाँ पर कुछ भी अगर पत्ता भी हिलता है इसके अंदर कुछ जाएगा। देखिए अंदर तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, पर लेकिन इसके आसपास में अगर कुछ भी जाएगा तो इजराइल की फोर्स को यहाँ पर टैकल करना पड़ेगा। तो ये देखने को मिलता है, पर लेकिन वही है कि लूप होल सब जगह होते हैं, इतने सारे रॉकेट कैसे तैयार हो गए, वो सारी चीजें कैसे आ गई, तो वो अभी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। गाजा स्ट्रिप जो है वो एंटायरली आर्टिफिशियल क्रिएशन है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में गाजा स्ट्रिप नहीं हुआ करता था। तो यहाँ पर जैसे जैसे इजरायली फोर्स घुसी तो यहाँ से कहीं ना कहीं निकलकर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जाकर शरण लेना स्टार्ट करी, और बहुत सारे लोग तो आसपास वाले दूसरे देशों में जाकर बस गए। तो ये अलग से क्रिएट किया गया है। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर 70% गाजा स्ट्रिप पॉपुलेशन वो रिफ्यूजी है, यानी कि ऐसा नहीं कि वहां पर अपनी मर्जी से आकर रह रखे हैं, वो वैसे भी अपनी दुनियादारी छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आकर रहे हैं। तो आने वाले टाइम पर अगर यहाँ पर कुछ दिक्कतें देखने को मिल जाए तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि रिफ्यूजी के ऊपर ये अटैक यहाँ पर देखने को आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो सकता है कि इसका कंप्लीटली एक तरीके से सफाया हो जाए, क्योंकि इजराइल का कोई एक सोल्जर भी अगर किसी को कुछ हो जाता था वो पैलेस्तीन को ढेर कर देते थे। अभी तो 200 के करीब यहाँ पर लोगों की जान जा चुकी है और 5000 से भी ज्यादा रॉकेट दागे जा चुके हैं। अब तो इजराइल के पास में पूरा एक रीजन है इस पर्टिकुलर जो एरिया को फिनिश करने का, खत्म करने का, और दूसरे देश भी यहाँ पर आप लोगों को सपोर्ट में नहीं देखने को मिलेंगे। यूएसए ने साफ साफ बोल दिया कि हम लोग इजराइल के सपोर्ट में खड़े हुए हैं यहाँ पर। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके बोल दिया कि हाँ हम जो हैं वो इजराइल के साथ में खड़े हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि इजराइल मेरा बहुत ही डियर एक तरीके से फ्रेंड है, इजराइल के लोग मेरे बहुत प्यारे हैं, तो हर तरीके की समस्या का समाधान करने के लिए मेरा फोन नंबर ऑलवेज ओपन है, किसी भी टाइम चाहे वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर समीकरण बहुत ही खतरनाक लेवल की अभी आप लोगों को देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। तो देखने वाली बात है कि सिचुएशन जो है वो कहां पर जाकर रुकती है।
पर एक बात बता दूं, यहाँ पर किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलेगी, वो भी इस टाइम पर, क्योंकि माहौल जिस तरीके से ये चेंज हुआ है वो आने वाले टाइम पे और ज़्यादा खतरनाक माहौल क्रिएट करता हुआ नजर आएगा। तो ये था पूरा आर्टिकल, इसके ऊपर बहुत सारे एडिटोरियल भी आएंगे आगे आने वाले टाइम में, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि 2 नेशन थ्योरी यहाँ पर सजेस्ट की जाती है इजराइल और पैलेस्तीन के लिए, जो कि अब तक एक्सेप्ट नहीं की गई है, तो इसकी वजह से यहाँ पर सिचुएशन आप लोगों के सामने है। तो आगे भी और कंडीशन खराब होती यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि अब इजराइल करेगा अटैक अब यहाँ पर पैलेस्तीन के ऊपर। अब देखते हैं कंडीशन क्या होती है यहाँ पर। तो ऊपर वाले से दुआ करो कि लोगों की जान कम जाए, बस यही एक यहाँ पर दुआ की जा सकती है अब के टाइम पर। और बाकी आप लोगों को पता है कि इजराइल हमेशा हमारे साथ में खड़ा रहता है, तो इसलिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा भी साफ साफ बोल दिया गया है कि हम लोग इजराइल के साथ में हैं, इन द सोलिडेरिटी विद इजराइल। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि इजराइल ने ऐसी सी बातें बोली है कि कभी भी किसी भी टाइम जरूरत पड़े तो बस एक आवाज दे देना। तो बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो इस लेवल पर इंडिया के साथ में हमेशा कनेक्ट रहे हैं, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। अभी फिलहाल के टाइम पर एयर इंडिया की जो फ्लाइट है वो कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा खराब है। और बहुत सारे जो इंडियन लोग हैं वहां पर, उनको भी बेसिकली बोला गया कि जो एडवाइजरी है उसको फॉलो किया जाए वहां पर गवर्नमेंट की, क्योंकि फिलहाल के टाइम पर कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा दयनीय ग्राउंड लेवल पर बन चुकी है। तो ये सिचुएशन जो है बहुत ही ज्यादा खराब है फिलहाल के टाइम पर, अगर आप लोग देखोगे तो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, आज की जो वीडियो है वो आप लोगों को थोड़ा सा लेट आप लोगों को मिलेगी। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि आज जो है मोबाइल का डेटा यूज कर वीडियो अपलोड करनी है, मैं थोड़ा बाहर हूँ, जिसकी वजह से आप लोगों को ये पर्टिकुलर वीडियो हल्का सा डिले आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट दिखाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि कई बार ना जो प्रोसेसिंग है उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए, तो उसके लिए मैं पहले ही आप लोगों को बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि कई सारे बच्चे जो हैं फिर चीज़ों को लेकर परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो आइए आज का डिस्कशन आगे स्टार्ट करते हैं। देखो बेसिक पर्पज ये रहता है कुछ भी हो कि आप लोगों की वीडियो जो है वो बेसिकली आनी चाहिए, बस वो ना रुके, बस मेरा ये टारगेट रहता है। और पिछले अगर आप लोग देखोगे 7-8 सालों में ये टारगेट मैं ढंग से कंप्लीट कर पाया हूँ, ठीक है। अब तक का रिकॉर्ड है कि ये वीडियो आप लोगों की रुकी नहीं है जब से स्टार्ट की थी, तो इसके लिए मैं ऊपर वाले का और आप लोगों का शुक्रगुजार भी हूँ कि कंटिन्यूअस हम लोग इस काम को कर पाते हैं, ठीक है। तो आइए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आज है 8 अक्टूबर। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन जो है वो बहुत ही उम्दा रहने वाला है। मतलब आप लोगों को ऐसा कुछ जानने को मिलेगा जो कि आप लोगों की पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि संडे जो कि हम लोग फंडे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, आज के दिन कुछ आर्टिकल ऐसे भी होते हैं जो कि आप लोगों की पर्सनल लाइफ को बहुत ही अपग्रेड करेंगे। आप लोग प्रॉब्लम को कैसे डील कर सकते हैं, टेंशन फ्रस्ट्रेशन में हो उसको कैसे आप लोग निकल सकते हैं, इसके ऊपर भी कुछ आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यानी कि एक बहुत ही शानदार पैकेज रहेगा जो कि एग्जाम के साथ साथ आप लोगों का पर्सनल ग्रोथ करेगा। तो अच्छे से एंजॉय करिएगा एंड तक, ताकि जो भी आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं उसका भी आंसर आप लोग दे सको। आइए स्टार्ट करते हैं आज की एक शानदार और इंपॉर्टेंट कोटेशन के साथ में। कितनी प्यारी बात बोली गई, आप लोग खुद देखिए। बोला गया कि सही करने की भी हिम्मत जो है केवल उन्हीं के पास होती है जो गलत करने से नहीं डरते हैं। आप लोगों ने सुना होगा बल्ब बनाने वाले ने 1000 बार गलतियां की थी, 1000 बार या फिर 10,000 बार, बताइए। तो उस इंसान ने ये नहीं सोचा कि यार मैं ये काम कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है, जो भी आप लोग करने स्टार्ट करते हैं ना, गलतियों के डर से जो इंसान डर जाते हैं वो कभी भी अपनी लाइफ में अपना मुकाम अचीव नहीं कर पाते हैं। वो हमेशा दूसरों के हिसाब से चलते हुए आप लोगों को नजर आते हैं। और जिस इंसान ने आज की डेट में अपने फियर यानी कि डर को पीछे छोड़कर आगे कदम रखे, वो इंसान इस दुनिया पर राज करता हुआ नजर आता है। आज एक ऐसा ही आर्टिकल भी मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं। उसमें वो इंसान जो था अपनी जॉब को लेकर बहुत फ्रस्ट्रेट था, अपनी जॉब से बहुत इरिटेट था, पर उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। पर एक दिन ऐसा आया जिस दिन उसने वो जॉब छोड़ दी और उसकी लाइफ में एक डिजास्टर क्रिएट हो गया। और फिर उस डिजास्टर से, उस बर्बादी से वो कैसे उभरा, उसकी कहानी एक आर्टिकल में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो इससे आप लोग समझ पाएंगे कि जिंदगी में किस तरीके से आप लोग अपनी सराउंडिंग के लोगों को रखें, किस तरीके के लोग आप लोगों को बेसिकली हेल्प कर सकते हैं। इसी के साथ में जब कुछ काम आप लोग करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या स्टेप आप लोग उठा सकते हैं, तो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आज का जो चैलेंज है वो आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग में से कितने असली फैमिली मेंबर जो हैं वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये 5 काम होते हैं जो कि आप लोगों को कंप्लीट करने होते हैं और इसके आप लोगों को 5 नंबर मिलते हैं। तो 5 में से कितने आप लोग अचीव कर पाते हैं। और ये देखो लिखने में सुनने में बड़ा आसान सा लगता है कि हाँ यार ये तो करना है, टाइम पर सोना, टाइम पर उठना। 99% लोग तो इसी में फेल हो जाते हैं, ठीक है। आप लोग यकीन नहीं मानोगे। दूसरा, डेली अगर अपने दिन को आप लोग प्लान करोगे,
ये बहुतों के बस की बात नहीं है। आप लोग अगर देखोगे, आप लोग खुद भी स्टार्ट करोगे तो आप लोगों को फील होगा कि यार एक नॉर्मल लाइफ चल रही थी, उससे आप लोगों को डिसिप्लिन लाइफ में लाने में मतलब आप लोगों का शरीर, आप लोगों का मन जो है वो आप लोगों को अपोज करेगा। बस वहीं पर ही आप लोग उसको पकड़ लेना है और उसको हराकर आप लोगों को आगे बढ़ना है। तो एक डिसिप्लिनरी वे में अपने लाइफ को जीने की कोशिश करो। ये देखना आप लोगों का जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि जो आप लोगों को अब तक अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा था, उसकी आप लोग देखना कितने शानदार तरीके से इंप्रूवमेंट होगा। और एक तरीका ये भी है जिससे मैं बेसिकली ये चैलेंज स्टार्ट किया था, क्योंकि कई सारे बच्चे बोले थे कि सर पता नहीं क्या हो रहा है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, डिसिप्लिन में नहीं आ पा रहे हैं। और यकीन मानो, आप लोग कमेंट बॉक्स खोल के देखना कल वाली वीडियो के या फिर परसों वाली वीडियो के, तो आप लोग समझ पाओगे कितने SLV फैमिली मेंबर जो हैं वो अपनी लाइफ में इसकी वजह से इंप्रूवमेंट ला पा रहे हैं। तो ये उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस जो कि यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी कोशिश करो यार। कोई भी माँ बाप के पेट से सीख के नहीं आता है, आप लोग यहीं से ही चीज़ें जो हैं वो बेसिकली करना स्टार्ट करते हो। तो ट्राई करो, आप लोग भी कर लोगे तो चक दे पट्टे। तो हाउ इज द जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए। और आप लोग इस लेक्चर को देख रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा? दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पर आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इससे पता चलेगा कितने बच्चों ने ये वीडियो लाइक की है। दूसरा, आप लोग कमेंट करिए, उससे मुझे ये पता चलता है कि अच्छा आप लोग भी इस वीडियो के बेसिकली साझेदार हो, यानी कि मुझे पता तभी चलेगा ना, वरना कौन वीडियो देखकर कब निकल गया मुझे थोड़ा ना पता चलेगा। तो ये दो तरीके हैं जो कि आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे वाले से ज़्यादा बेटर है, आप लोग देखिए, जरूर पार्टिसिपेट करिए। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो दूसरों की हेल्प में निकाल दिया। नाम बताइए। नोबेल प्राइज़ विनर 2023, देखता हूँ कौन नाम बता पाता है। इनके ऊपर भी आर्टिकल है, अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे कई सारी बातें और बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। और आज तो वैसे भी मोटिवेट होने वाला दिन है, क्यों? आज है 8 अक्टूबर, और आज के दिन को ही हम लोग क्या करते हैं, इंडियन एयरफोर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। देखिए हमारे देश में ना आज की डेट में जो हमारी फोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि हमारे लिए एक कहते हैं कि कवच का काम करते हैं। हम लोग चाहे पानी के अंदर हो, चाहे हम लोग ज़मीन पर हो, चाहे हम लोग आसमान में हो, हर जगह हमारी फोर्स जो है वो हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। और सोचो, ये जो लोग यहाँ पर हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं वो भी हमारे ही परिवार के पार्ट होते हैं कोई ना कोई। जैसे मेरे फादर साहब जो हैं वो आर्मी में थे, मेरे मामा जी जो हैं वो एयरफोर्स में थे, नेवी में जो प्रेजेंट की टाइम पे बात करें तो फ्रेंड है जो कि आज की डेट में नेवी में है। तो आप लोगों के आसपास के ही लोग यहाँ से निकल कर जाते हैं और हम लोग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये हमारी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको कम से कम सैल्यूट करें और रिकग्नाइज करें कि हाँ यार आप ये काम कर रहे हो। तो इससे क्या होगा, इससे इंसान का मोटिवेशन बढ़ता है कि हाँ कम से कम मैं एक सही दिशा में और सही तरीके से काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग हमेशा निभाइए। यहाँ पर 8 अक्टूबर को ये डे आखिर क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इंडियन एयरफोर्स, जिसको एयरफोर्स इन इंडिया जो ऑफिशियली आप लोगों को देखने को मिलती थी पहले, ये थी रॉयल एयरफोर्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम 1932। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि जो यूके के अंदर जो फोर्स है उससे हम लोग यहाँ पर अपनी फोर्स बना पाए, उसका ध्यान में रखते हुए बेसिकली अंग्रेजों के टाइम पर यहाँ पर ये चीज़ें स्टार्ट हुई। और आज की डेट में हमारी खुद की एक प्रॉपर एयरफोर्स, एक प्रॉपर ब्रांच है जो आप लोग बोल सकते हैं हमारी जो मिलिट्री है, ठीक है ना, उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो हमारी डिफेंस फोर्सेज है। मोटो बड़ा शानदार है, टच द स्काई विद ग्लोरी। तो देखो आप लोग जब देखोगे ना, जब यहाँ पर ऐसी बातें की जाती हैं, आप लोग सबके एक बार देखना उठाकर, आप लोग सबके जब लोगो देखोगे, आप लोग इनके मोटो देखोगे तो आप लोग के अंदर वैसे भी मोटिवेशन की भावना निकल कर आएगी। और ये जो पर्टिकुलर जो यहाँ पर ये टच द स्काई विद ग्लोरी, यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो ये लाइन है ये उठाई गई है किससे? 11th चैप्टर भगवत गीता। तो यहाँ पर श्रीमद् भगवत गीता से यहाँ पर ये लाइन उठाई गई है। तो आप लोग भी चाहो तो अपनी लाइफ में भगवत गीता जो है पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, उसकी लाइफ में एक टारगेट सेट करने के लिए हेल्प करेगी, उसको एक सही डायरेक्शन देने के लिए हेल्प करेगी। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं एक सोर्स है मोटिवेशन का, अगर आप लोग चाहें। उस टाइम पर ना जब अर्जुन जो था हथियार उठाने के लिए तैयार नहीं था, तो श्री कृष्ण जी क्या बोलते हैं कि आज की डेट में ये तेरा कर्म है, ये मत देख तेरे सामने कौन है, तो अपने कर्म को करते हुए चले जाओ, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के हिसाब से चलती हुई नजर आएगी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे जो है यहाँ पर ये आज देखने को मिलेगा कल का जो डे था वो डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो ये है 7 अक्टूबर। तो 7 अक्टूबर जो है ये किससे रिलेटेड है? यहाँ पर ये है वर्ल्ड कॉटन डे। कॉटन जिसको आप लोग नॉर्मली कपास बोलते हैं हिंदी में, यार ये एक इतना इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे देश के अंदर में जो एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार प्रोवाइड कराता है लोगों को, जिसकी कुछ हद नहीं है। यानी कि बहुत बड़ा सेक्शन आज की डेट में कपड़ा उद्योग में काम करता है और इसकी लोग जो है खेती करते हैं, जो खासकर काली मिट्टी जिसको आप लोग नॉर्मली जो किसी और नाम से भी पुकारते हैं। बताइए वो नाम क्या है, देखता हूँ आप में से कौन याद कर पाता है।
तो यहाँ पर ये हमारे देश के अंदर में काफ़ी बड़ा सेक्शन है अगर बात करें कॉटन का, और ये इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस डे को सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर। और एम यही है कि जो भी यहाँ पर इस फील्ड में काम करते हैं उनको सबको इकट्ठा करके एक साथ में लेकर आया जा सके, और उसको फील्ड को इस लेवल पर हम लोग लेकर चलें कि किसान से लेकर जो बिजनेसमैन तक होता है, जो भी इस फील्ड से रिलेटेड है, उन सबको फायदा देखने को मिले और खासकर गरीबी मिटाने का भी ये काम करे। तो इसीलिए थीम जो है यहाँ पर इस बार की अगर बात करें आप लोग, यहाँ पर ये बात की जा रही है मेकिंग कॉटन फेयर एंड सस्टेनेबल फॉर ऑल फ्रॉम फार्म टू फैशन। देखो आज की डेट में जो कपड़ा आप लोग पहनोगे ना, जैसे सर्दियाँ आनी स्टार्ट हो रखी हैं, ठीक है, अभी अक्टूबर जैसे आप लोग का 8 दिन जा चुके हैं, तो यहाँ से आप लोगों ने देखा होगा टेम्परेचर में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो जो भी अपने कपड़े वगैरह हैं उनको तैयार कर लीजिए सर्दियों के, क्योंकि जो ट्रांजिशन का फेज होता है ना, गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, या फिर जो भी रेनी सीजन होता है, वो सबसे ज़्यादा बीमारियां लेकर आता है। अगर आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर प्रोडक्शन अपनी रखोगे तो काफ़ी अच्छे से इस मौसम को आप लोग डील करते हुए निकल जाओगे, वरना अगर बीमार होगे तो आप लोग की पढ़ाई पर भी बहुत ह्यूज इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर कोई काम कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहा है कोई इंसान, उस पर भी ह्यूज इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो, बीमारी जो होती है वो इंसान को काफ़ी पीछे ले जाकर ढकेल देती है। तो जरूरी है यहाँ पर एक बैलेंस बनाकर चलना, ठीक है। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। बाकी कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दी कॉटन के बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरीके से बेसिक चीज़ें हैं, ये कई सारी चीज़ें। अगर बात करें हमारे देश के अंदर में सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस कौन करता है, तो याद रखना पहले आप लोगों को गुजरात, फिर महाराष्ट्र, तेलंगाना और राजस्थान देखने को मिलेगा। और वर्ल्ड में अगर टॉप पर आप लोग जाएंगे तो वर्ल्ड में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा हमारी पोजीशन जो है वो आप लोगों को टॉप पर नजर आएगी, यानी कि इंडिया, चाइना, यूएसए और पाकिस्तान। तो यहाँ से आप लोग लगा सकते हैं कि इतनी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। बेसिकली एक प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए, लगभग आप लोगों को देखने को मिलेगा मिनिमम 15 मैक्सिमम 27 तक यहाँ पर। तो ये आप लोगों को नजर आते हैं यहाँ पर। वाटर लॉगिंग सेंसिटिव ये क्रॉप है, इसलिए यहाँ पर जहाँ पर खासकर ऐसी मिट्टी जो काली मिट्टी पाई जाती है नॉर्मली, रिगुर सॉइल भी जिसको आप लोग बोलते हैं, वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है। और देश के अंदर में यहाँ पर ये एरिया भी है प्रॉपर जहाँ पर जो कॉटन है और टेक्सटाइल वाला रीजन है। तो आप लोगों से याद होगा यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछती है कई बार, जहाँ पर रॉ मटेरियल पाए जाते हैं आज की डेट में वहाँ पर इंडस्ट्रीज जो हैं वो नहीं देखने को मिलती है कई बार। ऐसी भी कंडीशन है, क्योंकि डिपेंड करती है कि उस एरिया की कनेक्टिविटी कैसी है, उस एरिया में यहाँ पर लेबर फोर्स कैसी है, उस एरिया में रॉ मटेरियल कैसे मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं, और खासकर जो कस्टमर हैं वहाँ कितने किस लेवल के हैं, तो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। पर दोनों ही चीज़ें हैं, आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि रॉ मटेरियल भी यहीं पर है और इंडस्ट्री भी यहीं पर है, वो सबसे बल्ले बल्ले वाली बात होती है, सबसे अच्छी। तो ये एक तरीके से अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है हमारे देश के लिए कि हम लोग यहाँ पर इसके बारे में समझ पा रहे हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। बाकी एक और इम्पोर्टेंट डे है आप लोगों के सामने, ये खासकर अगर बात करें बच्चों के पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पेरेंट्स को या फिर सोसाइटी में जो लोग बच्चों के आसपास में रहते हैं उनको ये पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो शब्द है यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि कई बार हम लोग बच्चों को समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या समझ पाते हैं और क्या नहीं समझ पाते हैं। तो इसके चलते उनके ऊपर हम लोग कई बार प्रेशर डालते हैं। तो डिसलेक्सिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें बच्चे की जो रीडिंग हैबिट या फिर जो चीज़ों को समझने की हैबिट या फिर स्पेलिंग बोलने की हैबिट या फिर रीडिंग की हैबिट, ये कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी डिले में रहती है या फिर उसको समझने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे इसी प्रॉब्लम को काफ़ी शानदार तरीके से आमिर खान साहब ने यहाँ पर इस पर्टिकुलर मूवी के अंदर में दिखाया है। यहाँ पर यही चीज़ समझाने की कोशिश की गई है कि किसी बच्चे का टैलेंट जो होता है, हो सकता है वो किसी और चीज़ में हो, उसको ये वाली चीज़ समझ ही ना आ रही हो, तो उसको फोर्स कर कर उसके ऊपर प्रेशर डालकर वो काम कराना, ये कोई समझदारी की बात नहीं होती है। तो इसीलिए ये डे सेलिब्रेट यहाँ पर किया जाता है। डिसलेक्सिया ये कैसी प्रॉब्लम है, अगर कोई आप लोगों से पूछे तो ये एक जेनेटिक बीमारी भी हो सकती है, यानी कि पेरेंट्स में है तो बच्चों में भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है, फैमिली में किसी इंसान को है। नंबर 2, यहाँ पर ये ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर डिपेंड करती है। कई सारे लोगों में उस तरीके का फंक्शन नहीं रहता है ब्रेन का, जो कि एक नॉर्मल फंक्शन देखने को मिलता है, तो भी आप लोगों को देखने को मिलती है। और ये प्रोसेसिंग जो है उसमें काफ़ी दिक्कत करता है यहाँ पर एक तरीके से। कई बार ऐसे होते हैं कि जैसे इसमें क्या था, जो इस पर्टिकुलर मूवी में, तो यहाँ पर ये बच्चा जो था पेंटिंग में बड़ा शानदार था, ठीक है, पर लेकिन नंबर इसको समझ में नहीं आते थे। नंबर का तो इसको बिल्कुल ही जादू लगा हुआ था कि कैसे क्या क्या नंबर है, उनको उल्टा तरीके से यहाँ पर देखा करता था। तो ये चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसी टेक्निक्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी स्किल्स हैं जहाँ पर बच्चों को डिसलेक्सिया से निकाला जा सकता है, पर उसके ऊपर फोकस देने की जरूरत है। ये यहाँ पर इस मूवी के अंदर में दिखाया गया है। तो अपने ही आप में ये बहुत बड़ा इशू था जो कि आप लोगों ने देखा यहाँ पर, और काफ़ी शानदार तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया। तो ज़रूरी है बच्चों के बारे में ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिक है पर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
अभी मैं आप लोगों को दो आर्टिकल डिस्कस करूंगा जो कि आज से ही रिलेटेड हैं, और ये दोनों के दोनों आर्टिकल जो हैं एग्जाम में तो आप लोगों को देखिए एक तरीके से एक डिसिप्लिन वे में काम करने के लिए तैयार करेंगे ही करेंगे। आप लोग की पर्सनल लाइफ में आज से लेकर जब तक आप लोग अपनी लाइफ जो है वो जीने वाले हैं उसमें बहुत बड़ा चेंज आप लोगों को लाते हुए नजर आएंगे। एक तो ये आर्टिकल है ए क्लीन स्लेट एवरीडे, इससे तो मैं आप लोगों को एक उदाहरण देकर समझाऊंगा एपीजे अब्दुल कलाम सर जो है वो इसके साथ में कैसे कनेक्टेड है, और उनके बारे में जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे। दूसरा है इनग्रेटिट्यूड, ये आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग है कि कोई भी लाइफ में है तो किस तरीके से वो आप लोग की लाइफ पर इंपैक्ट डाल सकता है, आप लोग के आसपास जो भी इंसान रहते हैं। पहले यहां पर बात करते हैं एक क्लीन स्लेट एवरीडे। मुझे अभी भी याद है मैं एपीजे अब्दुल कलाम सर जी के बारे में पढ़ रहा था, तो वहां पर उनकी एक नेचुरल हैबिट आप लोगों को देखने को मिलती थी कि वो क्या करते थे, अगला दिन स्टार्ट होने से पहले हर शाम को अपनी टेबल जो है वो उस तरीके से सजा देते थे जिस तरीके से नेक्स्ट डे उनको अपना काम करना स्टार्ट करना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि जैसे मान लीजिए आज आप लोगों की टेबल है, आप लोगों की टेबल पर एक तो मिनिमम बेसिकली प्रोडक्ट होने चाहिए जो कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट है, उतने ही प्रोडक्ट होने चाहिए। ये नहीं कि उस पर ही 3 दिन से वहां पर कोई एक डायरी पड़ी हुई है, उसके बाद में वहां पर कोई एक रुमाल पड़ा हुआ है, 4 दिन पहले बाहर गए थे वो वहीं पे रखा है, वहीं पे आप लोगों की एक घड़ी पड़ी हुई है जो नॉर्मली आप लोग बाहर पहन के जाते हैं, वरना वो वहीं पड़ी रहती है। वहीं पर ही आप लोगों की उसके कोने पर ही कोई आप लोगों ने चाबी का गुच्छा रख रखा है जो कि वहीं पर ही पड़ा रहता है उसी टेबल पर। नहीं, वो जो टेबल है ना जहां पर आप लोग बैठकर पढ़ते हैं वहां पर मिनिमम चीज होनी चाहिए, और वही चीज होनी चाहिए जो कि आप लोग आज यूज करने वाले हो। इसके अलावा कोई भी मटेरियल उसके टेबल के ऊपर आप लोगों का नहीं होना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा? इससे ये फायदा होगा कि आप लोगों का डिस्ट्रैक्शन जो है वो मिनिमम हो जाएगा। और उसी के साथ में जैसे एपीजे अब्दुल कलाम सर क्या किया करते थे, उनका पूरा दिन काम रहा करता था, जैसे वो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वहां पर वो क्या करते थे, अपनी जो फाइल हुआ करती थी उनको इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दिया करते थे। मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है वो सबसे ऊपर, जो उससे इंपॉर्टेंट कम फाइल है उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, और इस तरीके से वो सारी पूरी डेस्क अपनी तैयार करके यहाँ पर रखा करते थे। तो इस तरीके से उनका पूरा पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह सोचने वाली कि जब आप लोगों को पता होगा, डिफाइन होगा कि हाँ यार ये चीजें हम लोग इस तरीके से लेकर चलने वाले हैं, तो आप लोग ज्यादा इफेक्टिवली काम यहां पर कर पाओगे। एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहां पर याद रखना जो कि और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, यहां पर आप लोग जैसे कि क्या करते थे सर, वो ये किया करते थे कि जैसे उनकी आज का काम खत्म हो गया फिर से अपनी टेबल को क्लीन करेंगे और फिर से सोने से पहले अपनी टेबल को नेक्स्ट डे के लिए तैयार करेंगे। आखिर नेक्स्ट डे के लिए ही क्यों तैयार किया जाता है, ये अगले दिन सुबह उठकर तैयार क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि यार देखो जब आप लोग ना शाम को बिस्तर पर जा रहे होते हो, ठीक है, एक तो आप लोगों का माइंड जो है बहुत ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला है अगर यहाँ पर अपने दिन की योजना आप लोग सोने से पहले बना लोगे तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जब मॉर्निंग में आप लोग की आंखें खुलेगी ना तो आप लोगों को पता रहेगा एग्जैक्टली आप लोगों को क्या करना है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के पास में एक प्लान है। पर लेकिन अगर आप लोगों के पास में एक प्लान नहीं होगा तो आप लोग क्या करेंगे, मॉर्निंग में आप लोग उठ तो जाएंगे पर उठने के बाद में सोचेंगे कि अभी क्या करना है। यानी कि आप लोगों के माइंड को अब तक कमांड नहीं मिली है कि अभी दिन को कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर ये निकल कर आती है कि जब उसको कमांड नहीं मिली है तो वो कई बार तो ये बोलेगा चल यार अलार्म बंद कर सो जा, कई बार ये बोलेगा कि आज ना थोड़ा सा और मौज मस्ती कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम पास कर लेते हैं, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि आज का दिन कितना इफेक्टिव होने वाला है, उसको पता ही नहीं है आज का दिन जो है उसमें कितने काम आप लोगों को करने वाले हैं, आज के दिन कितनी पढ़ाई करनी है, कितना वर्क आप लोगों को कंप्लीट करना है। ये सारी चीजें आप लोग जब यहां पर देखोगे वो तब समझ में आएगा जब आप लोग इसको प्रॉपर डिवाइड करोगे। वर्क कितना करना है या फिर स्टडी कितनी करनी है यहाँ पर वो उसको पहले से ही अगर कमांड रहेगी तो उसी हिसाब से वो काम करता हुआ यहाँ नजर आएगा। यानी कि दिमाग बिल्कुल आप लोगों के कंप्यूटर के तरीके से है, जो भी आप लोग इनपुट दोगे उसी के हिसाब से आउटपुट आप लोगों को देखने को मिलेगा, और अगर इनपुट ही अच्छा नहीं जा रहा है तो फिर आउटपुट कहां से निकल कर आएगा। तो ये जरूरी है कि आप लोग इसको लेकर चलें सिस्टमेटिक वे में। दूसरा, इसमें एक और बात बोली गई कि कई बार चीजें जो हैं वो रिपीटेड रहती हैं। रिपीटेड को आप लोग यहां पर ले सकते हैं रिवीजन के तरीके से। एक इंसान जो है एक चीज को जब पहली बार पढ़ता है तो काफी ज्यादा फ्रेश होता है, पर लेकिन दूसरी बार पढ़ता है तो उसको तो लगता है यार ये तो पढ़ रखा है, क्या पढ़ने की जरूरत है। तीसरी बार फिर उसको ढंग से और नहीं पढ़ेगा, और चौथी बार तो बिल्कुल ही कहानी खराब कर देगा या कर देगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब आप लोगों ने जिस इंथुजियाज्म के साथ में, जिस एनर्जी के साथ में इसको पहली बार पढ़ा था, उसी इंथुजियाज्म उसी एनर्जी के साथ में आप लोगों को इसको सेकंड एंड थर्ड टाइम भी आप लोगों को पढ़ना है। रीजन क्या है? रीजन क्या है कि फुल एनर्जी जब दोगे तो पूरी एनर्जी के साथ में काम करोगे, तो तभी आप लोग उसको फील भी कर पाओगे और उस लेवल पर काम कर पाओगे। देखो यार ये चीजें ना नॉर्मल सी बात बोली जाए, डेली टाइम पर उठना, डेली चीजों को उसी तरीके से पैटर्न में लेकर चलना। जैसे मैं अपना उदाहरण दूं, डेली टाइम पर उठना, उसी तरीके से रिकॉर्डिंग करना, ये सारी चीजें
देखो कहने के लिए बोरिंग होती हैं, ठीक है, कि हाँ यार अगर नॉर्मल इंसान को देखे तो कहेगा कितना बोरिंग काम है यार डेली वही चीजें करना, पर लेकिन उसी बोरिंग काम के लिए अपने आप को आप लोगों को प्रिपेयर करना होता है, ठीक है, कि हाँ बोरिंग है पर लेकिन यार करना है ये, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी से आप लोगों की लाइफ में जो है वो रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। रिविजन है, बोरिंग है पर लेकिन करना है, तो आप लोग उसको कैसे लेकर चलोगे? तो उससे थोड़ा सा ये देखो कि उसके रिजल्ट क्या आने वाले हैं। तो जब रिजल्ट पर आप लोग फोकस देने लगोगे तो वो बोरिंग जो चीजें हैं उसमें आप लोग का इंटरेस्ट जनरेट होना स्टार्ट होने लगता है, ठीक है, पर लेकिन करना पड़ता है, यही चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जितना ज्यादा रिविजन आप लोग करोगे लाइफ में उतना ही ज्यादा चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसमें मतलब कई सारे उदाहरण देकर बताए गए कि आप लोग पुराने प्लेयर को देख लो जिस तरीके से खेलते हैं, आज भी उसी एनर्जी के साथ में खेलते हैं। कई सारे एक्टर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर बात करें अमिताभ बच्चन साहब जो हैं, जो बूढ़े हो गए फिर भी उसी एनर्जी के साथ में एक्टिंग करते हैं। रजनीकांत साहब हो गए, उनकी भी एज देख लो, फिर भी उसी एनर्जी के साथ में काम करते हैं। तो ये चीजें आप लोग कैसे सीखने को मिलेगी? आप लोग उस चीज को देखो कि उससे रिजल्ट क्या आने वाला है, तो फिर आप लोग उस चीज पर अच्छे से फोकस करने लगोगे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये कि बोरिंग चीज जो है, एक्सरसाइज बोरिंग होती है, सबको पता है, पर लेकिन उसके बाद में जो बॉडी आप लोगों को मिलती है, अगर रिजल्ट ऐसा आने वाला है तो फिर एक्सरसाइज को करना बनता है यार, भले ही बोरिंग क्यों ना हो, ठीक है, बोरिंग है पर लेकिन करेंगे यार, क्योंकि उससे हमारी बॉडी बनने वाली है। तो ऐसे ही रिविजन जो है वो बोरिंग है पर लेकिन कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उससे हमारा सिलेक्शन होने वाला है। तो यानी कि हमको अपने माइंड को जो है वो ट्रेन करना पड़ेगा, ये बातें यहाँ पर बताई गई है। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को एक काम को अपनी बॉडी के हिसाब से एक पैटर्न में ढाल लेना चाहिए और फिर उसको रेगुलर करते रहना चाहिए। बस अपने काम पर और रिजल्ट पर फोकस करिए, ये मत देखिए बोरिंग है या फिर इंटरेस्टिंग है, फिर देखना आप लोगों को अच्छे से वो काम करने में मजा आएगा और आप लोग उसको एंजॉय भी करना स्टार्ट कर दोगे। इसमें थोड़ी सी हेल्प आप लोग का ये एसएलवी प्लानर कर सकता है, ये आप लोगों को मिल जाता है स्टडी लवर जो टेलीग्राम है, वहां पर से जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप लोगों को गाइड करता है कि किस तरीके से आप लोगों को चीज़ों को लेकर चलना है और फिर इफेक्टिवली आप लोग अपने टाइम को यूटिलाइज कर पाते हो। तो इसको आप लोग जरूर अपनी लाइफ का पार्ट बनाइएगा, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात जो फिर मेरे माइंड से निकल जाएगी, अभी यहाँ पर काफ़ी ये जरूरी है क्योंकि कई सारे बच्चे जो भी आंसर राइटिंग ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ नए बच्चे हैं जिन्होंने आज तक एक भी आंसर नहीं लिखा है और उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर इसको कैसे स्टार्ट करना है या फिर कहाँ पे पोस्ट करना है। जैसे आप लोग यहाँ पर ये पर्टिकुलर अपना प्रोसीजर कंप्लीट करोगे, जैसे यहाँ पर पेमेंट का सिस्टम है, यहाँ पर इसको स्कैन करके और फिर अपना स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ पर भेजोगे तो उधर से आप लोगों को यहाँ पर रिप्लाई आएगा कि किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर ग्रुप का पार्ट बनना है, जहाँ पर सीरियस कैंडिडेट जो है वो अपना आंसर लिखते हैं और फिर आप लोगों को यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर में ऐड कर दिया जाएगा। इसमें जब आप लोग यहाँ पर जाओगे तो आप लोग देखोगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर गिरा रहता है और यहाँ पर आप लोग हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा रहता है। इसके नीचे जब आप लोग जाओगे ना तो यहाँ पर आप लोगों को जाकर अपना क्वेश्चन पोस्ट करना है। यहाँ पर देखना बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपना क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं रेगुलर, शानदार तरीके से आप लोग देखो। तो आप लोग ये एक तरीके से आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोग अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ये मैंने बोला कि जो टीचर है मैंने कहा यहाँ पर टाइम बता दिया करो बच्चों को, किस टाइम तक आप लोग यहाँ पर इनको मॉडल आंसर प्रोवाइड करा दोगे। तो यहाँ पर टाइम लिख दिया करेंगे, जो भी क्वेश्चन आप लोग का आया करेगा किस टाइम तक आप लोग को मॉडल आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो 1 बजे इन्होंने यहाँ पर टाइम लिखा था, तो आप लोग देखो यहाँ पर एग्जैक्ट 1:01 पर लगभग हिंदी और इंग्लिश में मॉडल आंसर मिल गया था, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आया था, दूसरा क्वेश्चन लगभग यहाँ पर डाला गया था, ये डाला गया था 1:05 पर और दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है यहाँ पर लिख दिया था कि शाम को 6 बजे मिलेगा, ठीक है। तो फिर शाम को 6 बजे आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो एग्जैक्ट आप लोग देखोगे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, तो ये 6 बजकर पूरा आप लोगों का एग्जैक्ट आंसर मिल गया, ठीक है। और इसमें बहुत सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी होती है, ऐसा नहीं कि ये मीन्स के लिए ही है। जैसे कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से अगर आप लोग देखोगे तो पूरा अर्थक्वेक के बारे में यहाँ पर बात की थी, तो ये इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो ये कब कब हमारे देश में अर्थक्वेक आया, तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी यहाँ पर मिल जाती है आप लोगों को, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से आप लोगों को काम करती नजर आएगी और हिंदी और इंग्लिश में आप लोगों को चीजें मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर है यहाँ पर। तो पर लेकिन थोड़ा सा एक पेशेंस रखा करो, आप लोग एकदम अपना पेशेंस खो देते हो। लगभग आप लोग यहाँ पर 24 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को यहाँ पर पूरा प्रोसीजर जो है मिल जाएगा। एक बार डाल के मैसेज आप लोग फिर थोड़ा सा वेट कर लिया करो, ठीक है, क्योंकि जितने सारे बच्चे रहते हैं सबको प्रोवाइड कराना तो थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट करना आप लोगों का बनता है, ठीक है। बाकी अगर आंसर राइटिंग ग्रुप में उसमें, ये तो आंसर राइटिंग हो गया, अगर नोट्स आप लोगों को चाहिए हैं, जो कि नोट्स नॉर्मली एप्लीकेशन के ऊपर जो क्लासेस चलती हैं उनके नोट्स हैं, भले ही आप लोग कोर्स का पार्ट नहीं है पर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ यार नोट्स होने चाहिए हमारे पास में, किसी को लग रहा है, तो इसके लिए भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, इसके लिए भी सेम प्रोसीजर है, ठीक है। ये उससे अलग है, कोर्स वाला जो सिस्टम है वो एप्लीकेशन पर है, ये टेलीग्राम पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आप लोग सीसेट की तैयारी कर रहे हो, अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सीडीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए एक बेसिक कोर्स है जिसमें सारी चीजें कवर कराई जा रही हैं सिस्टमेटिक वे में, बहुत ही नॉमिनल प्राइस में है, सारी की सारी चीजें इस क्वालिटी के साथ में आप लोग देखोगे तो आप लोगों का मजा आ जाएगा।
एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, जो भी आप लोगों की क्लासेस यहाँ पर होती हैं वो आप लोग ले तो लेते हो पर लेकिन उनका रिवीजन नहीं करते हो। रिवीजन जरूर करते रहिए, साथ साथ में आगे बढ़ती रहेंगी चीजें, तो फिर आप लोगों को लगेगा यार हो तो रहा है पर लेकिन मजा नहीं आ रहा है। तो रिवीजन फिर से बताऊंगा, उसके लिए आप लोग जरूर चीजों को अच्छे से लेकर चलिए। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और अभी 2 क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट हुए आंसर राइटिंग ग्रुप में। अभी आने वाले टाइम में आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन की संख्या और बढ़ती नजर आएगी, क्योंकि रीजन ये है कि जैसे जैसे आप लोगों का एप्लीकेशन के ऊपर क्लासेस कंप्लीट होती जा रही हैं, तो फिर यहाँ पर उसी हिसाब से आप लोगों को नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर वो हैं जो कि एप्लीकेशन पर क्लासेस ले रखे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर तैयारी थोड़ी सी उसी हिसाब से चल रही है कि आप लोगों को इतनी चीजें पढ़ा दी गई है, अब आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से लेकर चलिए। बाकी और कोई सजेशन हो, आप लोगों को लगता है कुछ और इंप्रूवमेंट होना चाहिए तो बताइएगा, टीम को बोलकर उसको भी करा देंगे, पर लेकिन अच्छे से सिलेक्शन लेना ये आप लोगों का एक तरीके से ड्यूटी है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। अच्छा, एक छोटी सी और बात कभी मैं फिर बाद में मैं बेसिकली आप लोगों को स्टार्टिंग में भी हल्का सा जिक्र किया था, हालांकि देखो मैं फिलहाल जो हूँ जहाँ पर मैं नॉर्मली रहता हूँ वहाँ पर मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो इसकी वजह से जब इंटरनेट की प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है तो मुझे अपलोड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसकी वजह से आप लोग थोड़ा सा मतलब नहीं एक तरीके से मैनेज कर लीजिएगा। बाकी मंडे से फिर आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि इंटरनेट जो अपलोड करना है बेसिकली वो मोबाइल से करना है, तो मोबाइल से अपलोड करने में टाइम लगती है, फाइल बड़ी हो जाती है, तो वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लेट आप लोगों के पास में पहुंचे, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन मत लेना, ओके। बाकी यहाँ पर जो दूसरा ये आर्टिकल था ये भी आज के दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। देखिए कई बार आप लोगों को लगता है जब आप लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, आज की डेट में आप लोग अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप लोगों को लगता है कि एजुकेशन मतलब उतना मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, क्यों ना इसको छोड़कर हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर दें, ऐसा कई बार फील होता है, ठीक है। या फिर आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आप लोगों को ये लगता है क्यों ना यार इंजीनियरिंग को छोड़ के हम लोग जो नॉर्मल जैसे कि अपना जो ह्यूमैनिटी वाला एरिया है उसमें हम लोग एंट्री कर लें। जैसे नहीं कई सारे इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं तो उनको ये लगता है कि इंजीनियरिंग का गेट वगैरह या फिर IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज को छोड़कर क्यों ना हम लोग जैसे कि यहाँ पर स्टेट PCS या फिर हम लोग CGL या फिर हम लोग UPSC की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। तो ये बड़ा ही नॉर्मल सा पैटर्न आप लोग यहाँ पर समझ में आएगा, पर लेकिन वो चीज जो है वो कई आप लोगों को कई बार जो है डिजास्टर के फेज में ले जाकर रख देती है, जब आप लोग इमीडिएटली उससे शिफ्ट कर लेते हो। क्यों? क्योंकि अब तक तो जो है आप लोग जो है कुछ और कर रहे थे, इमीडिएटली आप लोगों ने 180 डिग्री शिफ्ट किया, किसी और एरिया में चले गए, और जिस एरिया में थे वहां पर आप लोगों को कोई ना कोई अस्तित्व था, कोई ना कोई बेस था, कुछ आप लोगों ने पढ़ रखा था, अब तक आप लोगों ने कुछ टाइम उसको दिया था। जिस एरिया में आप लोग जा रहे हैं ना वहां पर कोई बेस नहीं है और ऑलरेडी वहां धुरंधर अपने अपने एरिया के पड़े हुए हैं जो कि काफी लंबे समय से उस एरिया में है। तो वहां पर आप लोग को अपना प्लेस अपनी जगह बनानी है, तो वहां पर टाइम देना पड़ेगा, तब जाकर आप लोग अपनी पोजीशन जो है वो क्रिएट कर पाओगे। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है? सबसे आसान तरीका जो मुझे पर्सनली मुझे लगता है, क्योंकि जब मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था फिर मैंने यहाँ पर ह्यूमैनिटी की तरफ को अपना मुंह मोड़ा, तो उस टाइम पर मैं ये चीज समझ पा रहा था कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो मैंने क्या किया, मतलब एक तरीके से आप लोग ये अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी कोई और सजेशन हो तो आप लोग भी बताना। जब आप लोग जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर साथ साथ में ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट को भी पढ़ना स्टार्ट कर दो, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा लगने लगे कि हाँ यार ये कैसे सब्जेक्ट है और ये कैसे हैं, इनका बेस थोड़ा सा आप लोगों का बनने लगे। और इसको प्रिपरेशन को आप लोग स्टार्ट रखो, यहाँ पर जितना टाइम दे रहे हो अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी इंजॉयमेंट में से यहाँ पर टाइम देना स्टार्ट कर दो। जैसे कि NCERT पढ़ना स्टार्ट कर दिया, करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, या फिर कोई और चीज जो भी आप लोगों को लगता है इस पर्टिकुलर एग्जाम में फायदा पहुंचा सकती है, वो आप लोग काम करना स्टार्ट कर दो। जब आप लोगों को लगने लगे कि हाँ यार ये पर्टिकुलर एरिया जो है इसमें मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है और इस एरिया को मैं ज्यादा अच्छे से फोकस देकर चल सकता हूं या फिर चल सकती हूं, तो उस टाइम पर आप लोगों को स्विच करना है जब आप लोग कॉन्फिडेंट फील करने लगे और आप लोगों ने टाइम दे दिया हो। टाइम देने के बाद में लगे कि नहीं यार इससे अच्छा तो यही था, यहाँ तो इससे भी ज्यादा बवाल भरा पड़ा है, ये कैसे काम चलेगा, तो फिर आप लोगों को अपनी ही एरिया में वहां पर स्टिक रहना पड़ेगा। इस एरिया को फिर ड्रॉप आप लोगों को कर देना है, क्योंकि पता चला ये कहावत आप लोगों ने कई बार सुनी होगी कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। ठीक है, आप लोगों को कुत्ता नहीं बोल रहा हूं या फिर अपने आप को कुत्ता नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं भी इसी एरिया से निकल कर आया हूं। मैं एक कहावत बता रहा हूं, क्योंकि कई बार मैं एग्जांपल देता हूं, कुछ बच्चे जो है वो फेंटेड हो जाते हैं कि सर क्या बोल दिया। देखो मेरा बेसिक पर्पज यार ये रहता है कि चीजें आप लोगों की समझ में आ जाए। ये कहावत होती है, ये मुहावरा है एक तरीके से, इस तरीके से इस्तेमाल किया है कि इंसान जो है कई बार ऐसे डिसीजन ले लेता है कि वो इधर का रहा ना इधर का रहा, तो वो बात आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो किधर का ना किधर का आप लोग कब रहेंगे, वो आप लोग तब रहेंगे जब आप लोग रियलिटी में एक जगह पर फोकस कर पाएंगे और उसी से आप लोग का रिजल्ट जो है वो निकलता हुआ नजर आएगा। तो 100% आप लोगों को वहां पर देना है। अभी इस आर्टिकल में राइटर क्या बोल रहे हैं, वो अपना बेसिकली बिजनेस किया करते, मतलब एक पर्टिकुलर जॉब किया करते थे एक कॉर्पोरेट सेक्टर में, और वो अच्छे से शानदार तरीके से अपनी जॉब को लेकर चल रहे थे, पर लेकिन मोनोटोनस हो गई थी चीजें, रेपिटेडली वही काम करना, अपना सैलरी मिल रही है, ठीक है। एक टाइम ऐसा होता है कि आप लोग पैसा अच्छा खासा कमा लेते हो, पर लेकिन वो पैसा जो रहता है वो आप लोगों को किक देना बंद कर देता है,
कि हाँ ठीक है यार, मिल तो गया, इतना चाहिए था, हो तो गया, अब क्या करें। मतलब किसी इंसान को जिंदगी में ऐसा लगता है कि यार मुझे ना किसी तरीके से, जब इंसान की जॉब नहीं लगी तो लगता है कि यार 15-20 हज़ार रुपए की कहीं पे जॉब मिल जाए, ठीक है। 15-20 हज़ार की जगह उसको मिल गई 50 हज़ार रुपए की जॉब, कम करना स्टार्ट कर दिया, कमा रहा है। एक टाइम पर ऐसा हो गया कि चलो ठीक है 1 लाख रुपए महीना कमाने लगा, ठीक है। अब मान लीजिए उसने इकट्ठा कर करके अपनी जिंदगी में 15 से 20 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए उस इंसान ने। अब उसको ये लग रहा है कि यार ये तो काफी हो गए, अब मतलब पैसा उसको किक देना बंद कर देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि खाने के लिए पैसे का जुगाड़ नहीं होता था। आज के डेट में पैसा इतना पड़ा है कि आराम से ठीक ठाक जिंदगी जी पा रहा है इंसान। तो उस टाइम पर इंसान को कुछ ऐसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है कि जो रियलिटी में उसको अंदर से मोटिवेट कर सके। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जो इंसान जिंदगी में बेइंतहा पैसे कमा लेता है वो आगे चलकर चैरिटी करने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि वो कुछ ऐसी चीज कर रहा है जिससे कि सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर में कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है, और उसकी माइंड को भी वो कहीं ना कहीं काफी इफेक्टिव तरीके से आगे लेकर चल पाता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझिएगा, जब जब ये चीज आप लोग फील करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि रियलिटी में चल क्या रहा है। तो इसके चलते आप लोग उसके साथ में कनेक्टिविटी भी अपनी बना पाओगे, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा ये बात, जो आप लोग समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जब भी किसी काम पर आप लोग फोकस देते हो तो यहाँ पर पहले 100% उस काम पर आप लोगों को देना है, और जब वो आप लोग का वो काम कंप्लीट हो जाए, ठीक है, आप लोग लगे कि हाँ उसमें काफी अच्छा अचीव कर लिया, तब जाकर आप लोगों को किसी और डायरेक्शन में बढ़ना है। कई सारे लोग क्या करते हैं, अपनी जिंदगी में अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए वो माँ बाप के पैसों को चैरिटी के तरीके से लेने लगते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ ना, किसी की हेल्प कर दिया करो, अपनी जिंदगी में से जो भी कमा रहे हो उसमें से 5 से 10% किसी को आप लोग प्रोवाइड करा दिया करो। कई सारे लोग आप लोग ऐसे देखने को मिलेंगे। तो उस टाइम पर मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप लोग खुद से कमाओ और खुद से उसको बेसिकली अपने जो किसी के लिए हेल्प करने के लिए लगाओ, ना कि मम्मी पापा का पैसा आप लोगों को किसी को देना है, या फिर घर से जो पैसा आप लोगों के लिए आ रहा है, जैसे मान लीजिए 10 हज़ार रुपए आप लोगों को महीना मिल रहे हैं, आप लोगों का काम जो है वो चल जा रहा है आप लोगों का 9 हज़ार रुपए में, तो यहाँ पर 1 हज़ार रुपए बच जा रहे हैं। 1 हज़ार रुपए जोड़ जोड़कर पूरे साल में आप लोगों ने 12 हज़ार रुपए इकट्ठे कर लिए। अब 12 हज़ार में से लग रहा है आप लोगों को कि यार 100, 200, 400, 500 जो है किसी की हेल्प कर देनी चाहिए, तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि आप लोग की जो डे बाय डे की जो जिंदगी है, जो मंथली जिंदगी है, उसमें कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर समझनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। जब तक हम लोग ये चीजें समझेंगे नहीं, तब तक हम लोग यहाँ से रिजल्ट भी नहीं ले पाएंगे। तो राइटर स्टार्टिंग में जो है अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहे थे, जॉब कर रहे थे, पर उनको लगने लगा यार ये कैसे चल रही है, तो फिर वो है अपनी जॉब छोड़कर वो दूसरे सेक्टर में एंट्री करते हैं। पर लेकिन वहां पे क्या होता है, वहां पे उनको काफी बड़ा डिजास्टर फेस करना पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि एक तो नया सेक्टर होता है तो उसमें उनको काफी अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, और दूसरा उसी के टाइम पर फिर लॉकडाउन लग जाता है। तो वहां से फिर उनको लगता है कि यार अब क्या होगा, अब तो बिल्कुल ही कहानी खत्म हो गई, जो सेविंग थी वो भी आराम आराम से खत्म हो गई है। तो उस टाइम पर इंसान को समझ में नहीं आ रहा था कि चीजों को कैसे लेकर चलना है। तो ऐसी जगह से हेल्प मिलनी उसको स्टार्ट हो गई जो उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। यानी कि प्रोफेशनल लोग जिनके साथ में वो नॉर्मली प्रोफेशनली कनेक्ट रहता था, वहां से उसको हेल्प मिलना स्टार्ट हो गई। और जो लोग उसके साथ में पर्सनली कनेक्ट हुआ करते थे, हाँ बहुत अच्छे दोस्त हैं, लंगोटिया यार हैं, वहां से उसको कोई हेल्प नहीं मिली। तो इसलिए जिंदगी में आप लोग हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी मुसीबत का टाइम हो ना आप लोग की लाइफ में, उस टाइम को एंजॉय करना है बहुत शानदार तरीके से। क्यों? क्योंकि वो आप लोग को रियल लोगों के करीब लेकर जाएगा, जो कि आप लोग की लाइफ में बहुत ज्यादा रियल है। तो वहां से आप लोग को प्योर लोग मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि समस्या के टाइम पर आप लोगों के साथ में खड़े हुए हैं, आप लोगों को समाधान प्रोवाइड कराने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो चॉइस तो आपकी थी, क्योंकि एक शानदार जॉब थी, कॉर्पोरेट सेक्टर में शानदार तरीके से काम कर रहे थे, आप लोगों ने छोड़ दी। तो नॉर्मली देखा जाए तो ये लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होने का कोई मतलब बनता नहीं है। आप लोगों ने अपने रिस्क पे छोड़ी है ना, वो किसी और के रिस्क पे थोड़ी ना छोड़ी है। अब छोड़िए, लॉकडाउन लग गया तो ये आप लोगों की किस्मत थी। लॉकडाउन लगने के बाद में आप लोगों का बेसिकली जो इतना लंबा चलना था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। बहुत सारे लोगों का जो था वहां पर सेविंग खत्म हो गई, तो वो भी एक तरीके से अनवांटेड चीज थी, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो लोग आपके पास में आकर आप लोग की हेल्प कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग अपना ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। क्योंकि उनको कोई आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है नहीं कि आप लोग उनके हिसाब से अपनी जिंदगी जो है ये चेंज करने जा रहे थे। तो उस टाइम पर लोगों ने आप लोगों की हेल्प करना स्टार्ट की, तो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शन आप लोग यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाते हैं उन लोगों के साथ में, जो लोग जो है जो आप लोग अब तक प्रोफेशनली कनेक्ट हुआ करते थे, ठीक है। अब आप लोग उनसे पर्सनली कनेक्ट होने स्टार्ट हो जाते हो यहाँ पर, और जिनसे पर्सनली थे उनसे आप लोगों का कनेक्शन जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर वो आप लोगों के साथ में नहीं थे जब बहुत ज्यादा आप लोगों की रिक्वायरमेंट थी। तो इसलिए टेंशन मत लेना यार, ये तो बहुत सच्चे दोस्त थे, छूट गए। वो कभी सच्चे थे ही नहीं, वो इसलिए छूट गए, ठीक है। तो अगर वो छूट जाते हैं तो उसके लिए तो आप लोग खुश होने की जरूरत है, क्योंकि बोझ हो रहे थे अब तक, जो कि आप लोग किसी भी काम का नहीं था। तो ऐसे इंसानों से जितनी डिस्टेंस आप लोग की बनना स्टार्ट हो जाएगी, उतना ही ज्यादा आप लोग की लाइफ में प्रोडक्टिविटी होना स्टार्ट हो जाएगी, और उतना प्रोडक्टिविटी आप लोग का फिर करियर जो है वो एक अच्छे लेवल पर आप लोग को बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। क्योंकि वो यही लोग थे जो आप लोग को पीछे ढकेल रहे थे या फिर पीछे खींच रहे थे। तो इसलिए अगर ऐसे लोग इंसान से जिंदगी में से जाते हैं ना,
उन्हीं कहते हैं कि एक शब्द यूज कहता है गांव में खासकर कि ऐसे इंसान को घड़ी की चौथाई में छोड़ देना चाहिए। घड़ी की चौथाई मतलब यानी कि 1 घंटा अगर है उसका 1/4 टाइम भी नहीं लगना चाहिए आप लोगों को किसी ऐसे इंसान को छोड़ने में। यानी कि उसको जिंदगी के बारे में, सूझ के बारे में आप लोगों को सोचना ही नहीं है, उसको इमीडिएटली अपनी लाइफ में से आउटपुट कर दो, यानी कि निकाल कर बाहर फेंक दो, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को सीखनी पड़ेगी और जिस दिन ये चीज सीख ली तो रिजल्ट जो है वो बड़ा ही बेहतरीन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यही बात राइटर भी यहाँ पर बताने की कोशिश करें कि इस तरीके से चीजें जो है वो चेंज होती है, तो उसको आप लोगों को एंजॉय भी करना है और एंजॉय करने के साथ साथ में उससे सीखना भी आप लोगों को कि ये इस तरीके से लाइफ जो है अप्स एंड डाउन्स चलती रहती है, तो उसको लाइफ का पार्ट बनाना सीखो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि स्टार्टिंग से ही पेरेंट्स के द्वारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाती है उनको कि हाँ जरा सी प्रॉब्लम आ जाए तो वैसा बच्चे के लिए खड़े हो जाते हैं। कई बार पेरेंट्स ही बच्चों को बर्बाद करते हुए नजर आते हैं। तो ये आप लोगों को सीखना है कि कहीं ना कहीं इस चीज को कैसे बैलेंस बनाकर चलना है कि अप्स एंड डाउन्स जो है वो लाइफ का पार्ट है। अगर उसको आप लोग एक्सेप्ट कर लोगे तो आप लोग देखना शानदार तरीका रिजल्ट आप लोग को आता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो ये बड़ी ही बेसिक सी चीज है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। तो जितना ज्यादा अच्छे से आप लोग इसको समझोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों के दोनों आर्टिकल जो है बड़े इंटरेस्टिंग थे, लाइफ से रिलेटेड थे और ये चीजें आप लोगों को एथिक्स के अंदर भी काफी काम आती है जो कि जीएस पेपर 4 होता है। ठीक है, जीएस पेपर 4 आप लोगों का रियल लाइफ से रिलेटेड अगर देखा जाए तो रियल लाइफ जो आप लोग जीते हो ना उसी का एक इंटरप्रिटेशन आप लोगों को जीएस 4 देखने को मिलेगा। ठीक है, अब की बार का जो नोबेल पीस प्राइज मिला है वो एक बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन आप लोग बोल सकते हैं काफी सारे लोगों के लिए। कहीं ना कहीं रीजन क्या है, रीजन यहाँ पर ही देखने को मिलेगा। कोई भी पर्सन अगर आज की डेट में अपनी लाइफ का एक ऐसा पोर्शन जो कि डेडिकेटेड होकर यहाँ पर समाज के लिए लगा देता है तो उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं कई बार जो है आप लोगों ने देखा होगा ये यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, खासकर नोबेल कमेटी के द्वारा। आप लोगों ने देखा होगा मलाला यूसुफजई, उनकी लाइफ जो है काफी थ्रेट में रही यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर में। उसके बाद में उनकी लाइफ जो है कंप्लीटली चेंज हो गई जब यहाँ पर उसको एक्सेप्ट कर उन्होंने फिर से अपनी आवाज उठाई जो वुमेन की एजुकेशन के लिए और उनको नोबेल पीस प्राइज यहाँ पर दिया गया। ऐसी ही एक कहानी आप लोगों को देखने को मिलेगी नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर ऐसी पर्सनैलिटी है, देखने में आप लोग क्या लग रहा है, एक ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये कोई ऐसी होगी कि यहाँ पर मतलब 25 से 30 साल की कोई लड़की लग रही है अगर देखा जाए यहाँ पर पिक्चर में, पर इन रियलिटी में इनकी लाइफ जो है वो है 51 ईयर। आप लोग सरप्राइज, मतलब मैं सरप्राइज हो गया, मुझे लगा कि कोई लड़की है यार ऐसी कोई मतलब 25 से 30 साल या फिर 32-35 साल की, पर लेकिन जब मैंने देखा यहाँ पर इनकी जो एज है वो 51 ईयर है। यानी कि जब ईरान के अंदर रिवॉल्यूशन चल रहा था, इरानियन रिवॉल्यूशन के बारे में आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये बात की जा रही है 1979 की, तो ईरान के अंदर रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो उस रिवॉल्यूशन को कहीं ना कहीं देखते हुए ये बड़ी हुई हैं अपनी जिंदगी में, तो वहां से निकल कर आई हुई ये एक आवाज है। इनके द्वारा जिंदगी में ये बात डिसाइड की गई कि हमें उनके लिए वॉइस बनूंगी जिनके पास में कोई वॉइस नहीं है, यानी कि आवाज नहीं है, जिनको सप्रेस किया जाता है। ईरान एक ऐसा देश है, उसके बारे में आप लोगों को पता होगा कि एक सिया कम्युनिटी वाला देश आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, ईरान के ऊपर और नीचे इन वाटर बॉडीज के नाम बताइए। अपने देश के कंपेयर में आप लोग यहाँ पर ईरान को देख सकते हैं, ये एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है, ईरान एक ऐसा देश है यहाँ पर जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर यहाँ पर जो महिलाएं हैं, खासकर इस पर्टिकुलर देश के अंदर में, उनको ज्यादा फ्रीडम मिलती नहीं है। तो इसके चलते यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो बहुत ही एक तरीके से ना एक रिस्ट्रिक्टेड इन्वायरमेंट में अपनी लाइफ जो है वो एंजॉय करती हैं। यानी कि वहां पर एक तरीके से समझिए कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी इतने लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है कि फीमेल को ज्यादा अधिकार देखने को यहाँ पर मिलते नहीं है। ठीक है, आप लोगों को ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। मैं एक बार एक जनरल पढ़ रहा था, एक पर्टिकुलर आर्टिकल था उसके अंदर में, कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि लड़के जो हैं वो कई सारी बीवियां रखते हैं, ठीक है, पर लेकिन जो लड़की हैं वो कई सारे हस्बैंड नहीं रखती हैं। इसके पीछे क्या रीजन आप लोगों को देखने को मिलता है, तो यहाँ पर उसका बड़ा ही प्यारा सा एक आंसर उनके द्वारा दिया गया था कि हम लोग एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं। ये तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल बात सही है। अब इस पैट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर में किंग हुआ करते थे, राजा रजवाड़े हुआ करते थे। तो ये जो राजा रजवाड़े हुआ करते थे, ये शादियां जो किया करते थे, इनका शादी करने का पर्पज ये था कि उस लड़की से प्यार करते थे। कई बार जो शादी है वो दो राज्यों के बीच में एक गठबंधन के तरीके से देखी जाती थी कि हाँ चलो हमारे साथ में विवाहिक रिलेशन आप लोग बना लो, और इसके वजह से दो राज्य में जो रिलेशन है वो अच्छे दुरुस्त बने रहेंगे। तो शादी का तरीका यहाँ पर ये देखने को मिला। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या था कि हर एक राजा जो था उसको अपना वारिस चाहिए होता था। तो कई बार एक औरत से जो है वो लड़का नहीं मिला तो उनको उसकी वजह से दूसरी शादी करनी पड़ेगी, उससे भी लड़का नहीं मिला तीसरी शादी करनी पड़ेगी। तो एक वारिस उनको चाहिए होता, एक किंग चाहिए होता, फ्यूचर का किंग, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, और कई सारे लोग ऐसे हुआ करते थे जो कि इस चीज को देख देखकर अय्यासी में अपनी जिंदगी जो है उनको लगता था कि कई सारी जो बीवियां होनी चाहिए। तो खासकर जो साहूकार थे
वो राजाओं को फॉलो किया करते थे। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये पैटर्न आप लोगों को समझ में आने लगेगा कि कहीं ना कहीं जो ये बीवी रखने का जो पैटर्न था, कई कई सारी बीवियां, तो यहाँ से निकल कर आता है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये चीजें आगे बढ़ती नजर आती, मतलब उस आर्टिकल के हिसाब से यहाँ पर ये बातें यहाँ पर बताई गई। तो आज की डेट में भी अगर कोई इंसान अगर बोले कि हाँ यार उसके पास में 2 बीवियां हैं, 3 बीवियां हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि ये आसान काम नहीं होता है। ठीक है, 1 बीवी रखना, 2 बीवी रखना, 3 बीवी रखना, फिर उनके साथ में उन तीनों में बैलेंस बनाना, फिर बच्चे लेकर चलना साथ में सारों को, तो ये काफी टफ टास्क होता है। तो राजा रजवाड़े इसको इसलिए हैंडल कर पाते थे क्योंकि उनके पास में रिसोर्सेज की कमी नहीं थी वहां पर। तो ये चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो ये कोई आसान काम नहीं है। तो कई बार लोग अपना साहूकार दिखाने के लिए कि हाँ बहुत बड़े साहूकार हैं, वो भी यहाँ पर इस तरीके की हरकतें करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिलती है। तो मूवमेंट को यहाँ पर 2nd ग्रेड का सिटीजन बना दिया कि हाँ ठीक है कि जो मेल है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो 2nd ग्रेड का सिटीजनशिप ये सारा आप लोग, खासकर अगर सऊदी अरेबिया में आप लोग जाओगे, यूएई में जाओगे, क्योंकि कई सारे फ्रेंड है जो कि आज की डेट में यहाँ पर इन देशों में जो है विजिट करते रहते हैं, तो कई बार उनसे डिस्कस करता हूँ तो यहाँ पर पता चलता है, तो कई सारी बातें जानने को मिलती है। पर लेकिन कंप्लीट सोसाइटी ऐसी नहीं है कि आप लोग पूरी सोसाइटी को बोल दो, पर हाँ फिर भी बहुत बड़ा सेक्शन सोसाइटी का इस तरीके के पैटर्न में आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली संलिप्त नजर आएगा। तो इसलिए जरूरी है यहाँ पर उनको उनके लिए आवाज उठाना। तो यहाँ पर इनके द्वारा उन्हीं के लिए आवाज उठाएगी, वॉइसलेस लोगों के लिए आवाज उठाएगी नरगिस के द्वारा, और इनके लिए खासकर जो वुमेन का जो ऑपरेशन सप्रेशन सोसाइटी के अंदर में, ईरान के अंदर में देखने को मिल रहा है, उसके लिए काफी लंबे समय तक जेल में भी रही। आई थिंक ये लगभग 2007 से या कितने लंबे समय से, 2009 से, ठीक है 2009 से अभी हम लोग बातें कर रहे हैं, काफी लंबे समय तक ये जेल में आप लोगों को देखने को मिले। तो इससे क्या है, एक इंसान जो है वो 1 दशक तक जेल के अंदर में बंद है, पर लेकिन फिर भी वो जिस पर्टिकुलर काम के लिए लड़ाई कर रहा है उसके लिए वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं जिंदगी लग जाए भले ही, पर लेकिन इन औरतों की जिंदगी जो है वो सवार के जानी है। तो ये जुनून, ये जिद यहाँ पर इनके अंदर अड़ गई, और इसकी वजह से यहाँ पर ईरान के समाज में काफी बड़ा चेंज भी देखने को मिला। कई सारी महिलाएं जो हैं वो सामने निकल कर आई इस पर्टिकुलर मुद्दे पर। तो ये यहाँ पर रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि जब किसी चीज को ठान लो तो इस लेवल पर ठान लो कि कोई कुछ भी बोले, वो अब आप लोग उससे पीछे नहीं हटोगे, उसको आप लोग शानदार तरीके से जो है वो कंप्लीट कर ही छोड़ोगे। तो ये पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगा। तो इसी के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। नोबेल पीस प्राइज 2023 यहाँ पर किस पर्टिकुलर महिला को दिया गया है, तो यही पर्सन इन न्यूज भी मैंने आप लोगों से पूछा था, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का एग्जाम में बन जाएगा, वनडे टाइप एग्जाम में। ठीक है, ईरान की है, नोबेल पीस प्राइज मिला 2023 के लिए यहाँ पर। ठीक है, हमारे देश में नोबेल पीस प्राइज किस पर्सनैलिटी को मिला है, क्या आप लोगों को पता है? अगर नहीं पता है तो बताइए, देखता हूं कौन सही आंसर यहाँ पर देता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट आर्टिकल जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये बात की जा रही है जीएसटी काउंसिल के बारे में। जीएसटी काउंसिल के बारे में अभी यहाँ पर एक आप लोगों को मैंने डिस्कस भी किया था कि जीएसटी काउंसिल का जो है अभी एक डिसीजन आया यहाँ पर, इसको इंप्लीमेंट करना है 1 अक्टूबर से। वो जो डिसीजन है, वो डिसीजन अभी यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि 1 अक्टूबर से जो है वो हम लोग इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। आखिर डिसीजन क्या है? डिसीजन यहाँ पर यह है कि ऑनलाइन गेमिंग पर ये 28% जीएसटी लगा रहे हैं। तो ये वाला ये डिसीजन था जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात भी की थी। तो उसी को यहाँ पर अभी इन्होंने बोल दिया कि हम लोग जो है वो इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसके चलते आप लोग यहाँ पर इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग यहाँ पर रखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसी के बारे में बात की जा रही है। और क्या क्या बातें हैं यहाँ पर? सबसे पहले तो यही बात होगी, जीएसटी काउंसिल के द्वारा बोला गया कि ऑनलाइन टैक्स लगाया जाएगा बैटिंग के ऊपर, ये 1 अक्टूबर से। ठीक है, मतलब ऑनलाइन बैटिंग जो भी है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, ये जो भी नेचुरल एल्कोहल निकाला जाता है, तो इसको बोला है एक्सट्रैक्ट ऑफ नेचुरल एल्कोहल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईएनए बोला गया है। उस पर कोई भी जीएसटी नहीं है, उसको जीएसटी के आउटसाइड रखा गया है। दूसरी जगह ये बोला गया कि हमने जीएसटी का आउटसाइड रखा है, पर अलग अलग स्टेट चाहे तो इसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर इसका इस्तेमाल करती है, आप लोगों को नजर आती है। तो ये स्टेट की कैटेगरी में आ गया, वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। दूसरा जो ब्लेंडेड फ्लोर है, इनके जिसमें 70% से ज्यादा मिलेट्स हैं वगैरह हैं, उसको भी टैक्स फ्री रखा गया। आप लोगों को पता है, हम लोग बेसिकली प्रमोट करें कि दलहन खाना जो भी है उसको जिस तरीके से ज्यादा लोगों को हेल्दी फूड मिल सके, तो उसके ऊपर यहाँ पर काम किया जाता है। तो उसी की ओर बढ़ता हुआ आप लोग यहाँ पर ये एक कदम बोल सकते हो। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में इस तरीके का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इसको लेकर भी आप लोगों के मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर बनते हुए आप लोगों को नजर आते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली गई है, जो मोलेसिस होते हैं, जैसे गन्ना, आप लोग जब उसको गन्ने का रस आप लोगों ने पिया होगा, तो गन्ने के रस में से जब खोई निकलती है, ठीक है, तो जो खोई होती है उसको मोलेसिस बोलते हैं। और इसमें यूपीएससी भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ चुकी है, तो उसी मोलेसिस के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है? इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये बोला गया है कि उसी मोलेसिस को जो है यहाँ पर 28% से 5% की कैटेगरी में यहाँ पर डाला गया जीएसटी को, उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में आ गया है। ठीक है,
तो ये काफ़ी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, कल को क्वेश्चन बने तो इसको लेकर आप लोग के मन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हमारे देश में एक तरीका ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि यहाँ पर एक साथ में इकट्ठा कर यहाँ पर आप लोगों के सामने लाया जाता है। इससे पहले अलग अलग टैक्स लगा करते थे, ठीक है। तो इसके लिए संविधान में संशोधन किया गया, तो 122वां संविधान में संशोधन था। और ये कौन से नंबर का एक्ट बना, तो याद रखना 101वां ये कानून यहाँ पर बनकर आप लोगों के सामने आया, जिसको 1 जुलाई 2017 में इंप्लीमेंट किया गया, जिसको आप लोग जीएसटी डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों से पूछा सकते हैं। 122वां क्या था, 122वां प्रयास किया था यहाँ पर संविधान को संशोधन करने का, पर लेकिन 101वां ये क्या था, ये सक्सेस हो पाया था। तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट है जीएसटी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है। और स्टेट और सेंटर का एक काफी शानदार एक देखने को मिलता है आप लोगों को मिलकर काम करने वाली बात यहाँ पर। जीएसटी को पहली बार किसने रिकमेंड किया था, तो ये याद रखना, ये है केलकर कमेटी, जिनके द्वारा पहली बार जीएसटी का बोला गया था कि जीएसटी जैसा कोई टैक्स होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे देश जो हैं वो जीएसटी को इंप्लीमेंट करते हैं। तो केलकर टास्क फोर्स 2003 में इसने बोला कि यार मिलाकर एक ऐसा टैक्स बनाते हैं जो कि दोनों को मिलाकर यहाँ पर एक ही टैक्स इकट्ठा हो जाए यहाँ पर, ठीक है। तो अलग अलग जो टैक्स लगते हैं उसके चबेड़े से हट जाए यहाँ पर, और जो कास्केडिंग होती है टैक्स की वो भी यहाँ पर खत्म होती है नजर आए। तो सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी और ड्यूअल जिसको आप लोग आईजीएसटी बोलते हैं, उसको देश के अंदर में अब इंप्लीमेंट किया जाता है। हर महीने का कलेक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर जानते हैं, ठीक है। तो ये आज की बात नहीं है, जीएसटी काफी पुराना टैक्स है। आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों से बिहार का जो सेंसस था वो डिस्कस किया था, जिसको बेसिकली कास्ट सर्वे बोला गया था, सेंसस नहीं बोला गया था। रीजन मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि सेंसस जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से कंडक्ट कराया जाता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट ओनली सर्वे कंडक्ट करा सकती है। तो अभी राजस्थान ने भी बोल दिया है कि वो भी सेम पैटर्न में काम करेगा जिस तरीके से बिहार ने कंडक्ट करवाया कास्ट सर्वे, क्योंकि सर्वे जो होता है वो यहाँ पर स्टेट कंडक्ट करा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ साफ रोक लगाने से मना कर दिया यहाँ पर इसके ऊपर। उन्होंने बोला है कि ये कास्ट सर्वे है और कोई भी सरकार अपने एरिया में पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए उनको पता होना चाहिए कौन सी पॉपुलेशन कितनी है और किस तरीके से उनके लिए पॉलिसीज बनाती हैं। तो इसके ऊपर रोक नहीं लगा सकती, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही थी कि हम इसके ऊपर रोक लगाएंगे, क्योंकि सेंसस जो होता है वो हमारे हिसाब से कंडक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर बोला गया सेंसस है ही नहीं है, ये सर्वे है। तो अभी आप लोग को राजस्थान के अंदर भी सेम पैटर्न में ये चीजें नजर आनी है। इसके ऊपर याद होगा 5 अक्टूबर को पूरा एक आर्टिकल भी मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो इस सेंसस के बारे में थी वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली थी। सेंसस इसीलिए बोला गया क्योंकि बार बार लोग जो है सेंसस में कंफ्यूज रहते हैं। तो बिहार कास्ट सर्वे है बेसिकली, अगर आप लोग ये देखोगे तो फर्स्ट फेज सेकंड फेज में चला, इसके सामने बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर निकल कर सामने आई। सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करा रखी है। और ये कास्ट सेंसस सबसे पहले 1931 में हुआ था, ये भी मैंने आप लोग को बताया था। सेंसस 2011 में हुआ था। और यहाँ पर ओरिजिन कहाँ है इसका, वो भी आप लोगों को देखने को मिला। कब, ये आप लोगों को देखने को मिला 1881 में, जो सेंसस के बारे में, जनगणना के बारे में बात करते हैं। और फर्स्ट कास्ट सेंसस जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है वो यहाँ पर 1931 में हुआ था, ये आप लोग यहाँ पर याद रखेगा। और लेटेस्ट 2011 में, पर लेकिन उसका डेटा प्रस्तुत नहीं किया गया। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो आगे आप लोगों को न्यूज में देखने को मिल सकती है। और ये जो आउटबर्स्ट हुआ था इसमें अभी एक और इन्फॉर्मेशन है कि हमारे लगभग 8 के करीब जो जवान हैं वो यहाँ पर उनकी जान चली गई है, और अभी 16 के करीब और मिसिंग है। तो यहाँ पर बहुत ही खतरनाक लेवल का ये आउटबर्स्ट देखने को मिला था। इसके बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करा दी थी, ठीक है। तो ये आप लोग चीजें देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये SLV PDF है जहाँ पर आप लोगों को सारे नोट्स मिल जाते हैं, तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और PDF आप लोग की आ रही है आराम आराम से, 26 तक आ चुकी हैं। अभी आप लोगों को और कई सारी आज प्रोवाइड करा दी जाएंगी और जल्दी ही सारी आप लोगों के सामने देखने को मिलेगी। तो उसके लिए क्या है, स्टडी लवर चैनल है बेसिकली यहाँ पर, जहाँ पर आप लोगों को PDF मिल जाती है। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देखते हैं हिंदी और इंग्लिश में आप लोग की अलग अलग PDF आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी 26 तक की हो गई है, तो अभी टीम काम कर रही है, जल्दी सारी और भी प्रोवाइड आप लोग को कर दी जाएंगी। बाकी एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर आप लोग ये देख सकते हैं, बात की जा रही है तमिल राइटर जिनका नाम है यहाँ पर अंबाई। तो यहाँ पर CX लक्ष्मी, यहाँ पर कोयम्बटूर में इनका जन्म हुआ था। और टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड है वो यहाँ पर इनको मिला है। 2021 में साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था, ए रेड नेक्ड ग्रीन बर्ड। तो यहाँ पर इनकी बहुत सारी आप लोगों को राइटिंग्स देखने को मिलेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। और इनके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने को मिली, ये ऐसी महिला है जो पैट्रियार्कल समाज के खिलाफ जाकर खड़ी हो गई महिलाओं के अधिकारों के लिए, और उसमें यहाँ पर इन्होंने काफी अच्छे से अपना योगदान भी यहाँ पर दिया। यानी कि एक तरीके से ना, तुम जो भी करो पर लेकिन हम सामने खड़े रहेंगे, मतलब अपना अधिकार हम लोग नहीं छोड़ेंगे, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हो। तो
तो ये सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिली। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं। कई बार इस तरीके की छोटी छोटी जो वनडे टाइप जो क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और एक छोटा सा आर्टिकल बेसिकली वो डिस्कस कर मैं आज का लेक्चर समाप्त करूंगा, क्योंकि हमारी जो माते श्री हैं उनको अभी अपना दूध बिलोना है, ठीक है ना मक्खन निकालना काफ़ी लेट हो गया, क्योंकि लेक्चर जो है थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि इंटरनेट वगैरह वो सारी प्रॉब्लम। तो कोई नहीं, जो भी बचेगा उसको हम लोग जो है कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो काफ़ी देर से वेट चल रहा है क्योंकि सारा काम जो है मेरी वजह से रुका हुआ है, फिर आवाज़ आती है उसमें बहुत ज़्यादा, ठीक है। कोई नहीं, चलिए। तो यहाँ पर बात की जा रही है साइंस एंड टेक के बारे में, और साइंस एंड टेक का जो इवोल्यूशन है उसके बारे में बात की जा रही है। ये 1960s से लेके जब हम लोग बात करते हैं 1960s से लेके 1970s तक हमारे देश के अंदर में काफ़ी लार्ज स्केल पर चीज़ें जो हैं वो स्टार्ट की गई। हमारे देश के अंदर अगर बात करेंगे एंटरटेनमेंट रिवोल्यूशन भी इसी टाइम पर आप लोगों को देखने को मिला। कहीं ना कहीं आप लोग 1980s और 1990s में जाकर टीवी इंट्रोड्यूस किए गए हमारे देश के अंदर में। डिजिटल एज स्टार्ट हो गई 2000 के बाद में, क्योंकि लोगों के पास में फ़ोन आने स्टार्ट हो गए। और फिर आगे चलकर जैसी 2G 4G 5G अभी यहाँ पर हो गया, फिर सोशल मीडिया का दौर स्टार्ट हो गया, ठीक है। ट्विटर, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। OTT प्लेटफॉर्म आ गए। तो काफ़ी लार्ज स्केल पर आज की डेट में जिस तरीके का पैटर्न चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, हम लोग कहाँ से लेकर कहाँ पर आकर खड़े हो गए। तो इस दौर को अंडरस्टैंड करने के लिए बताया गया कि किस तरीके से एडिक्शन आज की डेट में हो रहा है, और इसी एडिक्शन की वजह से हम लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलग भी होते हुए जा रहे हैं, और एक दूसरा तो छोड़ो, हम लोग अपने आप से अलग होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। तो ये एक ऐसा सिचुएशन है, कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो कि सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है ये यहाँ पर इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में अगर आप लोग सोशल मीडिया पर बैठते हो तो कितने टाइम को कब आप लोग कब खा जाते हो आप लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए जरूरी है ये चीज़ें आप लोगों को अंडरस्टैंड करना, और ये कलेक्टिव एफर्ट भी होगा जो कि कहीं ना कहीं रिक्वायर पड़ेगी, क्योंकि स्टेट को भी यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, जैसे चाइना के अंदर में ली गई है। पेरेंट्स को भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, बच्चों को कैसे साथ में डील करना है, और बच्चों को भी यहाँ पर डिसिप्लिन में लेकर आना पड़ेगा, तभी जाकर इन चीज़ों के साथ में हम लोग डील कर पाएंगे। वरना ये ऐसी चीज़ें हैं ये आगे बढ़ती हुई आप लोगों को नजर आएगी। तो जरूरी है एक बैलेंस बना के चलना, ठीक है। तो ये इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज जो है उस और टाइम से मिलेगी आप लोगों को, दोनों सीडीएस वाली UPSC वाली, तो उसके लिए आप लोग टाइम से पहुंच जाना। और आंसर राइटिंग ग्रुप में अगर आप लोग ज्वाइन करना होगा तो रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा वेट कर लिया करो, पागल मत हुआ करो इमीडिएटली कि सर क्या हो गया क्यों नहीं आया वो नहीं हुआ, ठीक है। तो थोड़ा सा इंतजार कर लिया करो, ठीक है। बाकी आप लोगों को मिल जाएंगी चीजें। बाकी अच्छे से एंजॉय करते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और अच्छे से अपने परिवार का भी ध्यान रखिए। और पढ़ाई करना आप लोगों का धर्म है, तो अपने धर्म से आप लोगों को भटकना नहीं है, उसको फॉलो करना है, ठीक है। और बाकी इजराइल और पैलेस्तीन के लोगों के लिए दुआएं करना, और हमारे देश के जो नागरिक हैं वहां पर उनके लिए भी दुआएं करना, ताकि सारी चीजें जो हैं वो शांति में बनी रहे। तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोड़ों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो।